दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए कल तीसरे चरण की पोलिंग होगी और उस पोलिंग के बाद काफी कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी कि हिंदुस्तान में किसकी सरकार आगे बनने की संभावना दिखाई दे रही है। 190 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और 94 सीटों पर कल वोटिंग हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर बहुमत के आंकड़े 272 से 12 ज्यादा सीटों पर कल शाम तक वोटिंग हो चुकी होती। लेकिन कल ही बहुत कुछ संकेत दिए जाएंगे और संकेत ऐसे कि एनडीए का कुनबा क्या घटने वाला है। क्या नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को बदलने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार 4 जून के बाद की परिस्थितियों को अभी से तैयार करने में लग गए हैं? और क्या नीतीश कुमार जो संतुलन की राजनीति को साधने में दोनों तरह से, सेकुलर खेमे में भी और भारतीय जनता पार्टी वाले खेमे में भी, दोनों तरफ संतुलन की राजनीति को साधने में माहिर रहे हैं, क्या इस संतुलन की राजनीति का अगला क्लाइमेक्स 1 जून के बाद देखने को मिलेगा? ये सब कुछ कल शाम के बाद साफ हो जाएगा। और कल दिन में नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद के सदस्य के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं और ये कार्यकाल उनका 6 साल का है। 6 साल का कार्यकाल, यानी 2025 में भी यदि विधानसभा चुनाव होगा, जिसकी संभावना 2024 में महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही हो जाने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन फिर भी यदि ये मान लिया जाए कि मौजूदा विधानसभा पूर्ण कार्यकाल पूरा करेगी और कार्यकाल पूरा करने के बाद भी यदि चुनाव होगा तो 25 से 30 के विधानसभा चुनाव में, यानी अगले विधानसभा के 5 साल के कार्यकाल में भी नीतीश कुमार के सामने किसी भी तरह से विधानमंडल के सदस्य के रूप में बने रहने की बाध्यता और वो परिस्थितियां अब खत्म हो गई है जिसके लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ी या मेहनत करनी पड़े। अब वो खुलकर खेलने के लिए आजाद हो गए हैं और खुलकर खेलने के लिए कल के बाद और आजाद हो जाएंगे जब जनता दल यूनाइटेड के नालंदा के बाद जो सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, यानी कोसी का इलाका और पूर्वी मिथिला का इलाका, जो 3 लोकसभा सीटें जेडीयू का सबसे बड़ा गढ़ मानी जाती है, झंझारपुर, सुपौल और मधेपुरा, उन लोकसभा सीटों पर मतदान खत्म होने जा रहा है और कल ही यह तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में नीतीश कुमार के साथ आगे चलने का इरादा रखती है या नहीं। इसको दूसरे शब्द में उलट कर कहें तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने दिनों, कितने हफ्तों तक आगे साथ चलने का इरादा रखते हैं। कई सारे फैक्टर हैं जो साफ इशारा करते हैं कि नीतीश कुमार के लिए इस बार जो फैसला लेना है वो उनकी राजनीतिक अदा नहीं, बल्कि उस राजनीतिक अदा से कहीं ज्यादा राजनीतिक मजबूरी के तौर पर सामने आ रहा है। 5 बड़े कारण हैं, 5 बड़े ऐसी परिस्थितियों को निर्मित करने वाले फैक्टर हैं जिन परिस्थितियों के इर्द गिर्द नीतीश कुमार के सामने साफ परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है कि 1 जून के तत्काल बाद कोई ना कोई फैसला लेने के लिए वो मजबूर है। करे तो क्या करे, ये फैसला लेने के लिए मजबूर है। और क्या फैक्टर है, क्या संकेत है, उन 5 का जिक्र मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। नंबर 1, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच साझा नहीं कर रहे हैं। पटना में रोड शो है, पता नहीं उस रोड शो में भी नीतीश कुमार मंच साझा करेंगे या नहीं करेंगे। पटना में रोड शो के अलावा लोक जनशक्ति पार्टी के 2 कैंडिडेट और बीजेपी के 1 कैंडिडेट के लिए 13 तारीख को प्रधानमंत्री की सभा भी है। उसमें क्या नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार मंच पर मौजूद होंगे? खासकर हाजीपुर की सभा में जब चिराग पासवान के लिए चुनावी बिसात बिछाई जा रही है, वो चिराग पासवान, जिन चिराग पासवान ने जनता दल यूनाइटेड को तीसरे नंबर पर पहुंचाने में बीजेपी के परोक्ष सहयोग से बड़ी भूमिका निभाई। क्या नीतीश कुमार उनके इलाके में मंच पर होंगे? और यदि किसी तरह उन्हें मंच पर लाया भी गया प्रधानमंत्री के साथ, तो क्या 13 मई को जो प्रधानमंत्री की सभा होगी हाजीपुर में, तो नीतीश कुमार के मुंह से जो बोल निकलेंगे वो बहुत कुछ डिसाइड कर देंगे कि क्या होने जा रहा है। कल की शपथ तो नीतीश कुमार को सिर्फ राजनीतिक तौर पर आजाद कर रही है। आगे उस आजादी का किस रूप में नीतीश कुमार सदुपयोग या राजनीतिक दुरुपयोग करेंगे वो देखे जाने वाली बात है।
नंबर 2 कारण पर आते हैं। नंबर 1 मैंने आपको बताया कि पीएम और सीएम मंच साझा नहीं कर रहे, ये अपने आप में ये बहुत बड़ा संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच बहुत कुछ ठीक नहीं है, वरना हो ही नहीं सकता। आप किसी दूसरे एनडीए रूल्ड स्टेट की बात कर दीजिए, बता दीजिए कि प्रधानमंत्री किसी दूसरे एनडीए शासित राज्य में चुनाव प्रचार करने जा रहे हो और उस राज्य का एनडीए का मुख्यमंत्री उनके साथ मंच पर नहीं हो, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो मोहन यादव हो, चाहे वो भूपेंद्र पटेल हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे वो भजन लाल शर्मा हो, चाहे वो नायब सैनी हो, चाहे कोई और हो, किसी भी एनडीए शासित मुख्यमंत्री को आप बता दीजिए कि वो प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा नहीं कर रहा हो। बिहार के मुख्यमंत्री के साथ ही ऐसा है। और ध्यान रखिए, अंदर खाने जो खबर चल रही है वो ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। अब दूसरे कारण पर आते हैं, दूसरे फैक्टर पर, जो बहुत बड़ा संकेत है। दूसरा संकेत यह है जो पहले 2 चरण के चुनाव में दिखा कि जनता दल यूनाइटेड के वोटर्स और कैडर का अपेक्षित सहयोग भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी को उन 22 सीटों पर नहीं मिल पा रहा है जहां बीजेपी और लोजपा चुनाव लड़ रही है। यानी नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान के कैंडिडेट जहां लड़ रहे हैं, जहां अमित शाह के कैंडिडेट लड़ रहे हैं, वहां भाजपा और लोजपा के कैडर पूरे मन से सहयोग करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब तक 2 फेज के चुनाव आपने देखे। पहले चरण की 4 सीटों में जनता दल यूनाइटेड किसी सीट पर नहीं लड़ रही थी और दूसरे चरण की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी किसी सीट पर नहीं लड़ रही थी। लेकिन तीसरा चरण ऐसा पहला चरण का चुनाव है जिसमें भाजपा और जदयू, यहां तक कि लोजपा भी, तीनों किसी न किसी सीट पर एनडीए के बतौर घटक दल चुनाव लड़ रहे हैं। कल अररिया में दिख जाएगा कि जनता दल यूनाइटेड ने कितना सहयोग किया भाजपा को। खगड़िया में दिख जाएगा कि जनता दल यूनाइटेड ने कितना सहयोग किया लोजपा को। और जेडीयू वाली सीटों पर दिख जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी कितना सहयोग किया। वैसे बीजेपी की तरफ से इस बार हम इस चीज को नहीं मान सकते कि सहयोग नहीं किया जा रहा। 2020 के चिराग मॉडल के दरमियान भी जेडीयू के लोग बीजेपी का सहयोग कर रहे थे क्योंकि उनकी मजबूरी थी 122 के बहुमत के आंकड़े को विधानसभा में छूना। यही मजबूरी आज नरेंद्र मोदी के साथ है। लिहाजा जेडीयू वाली सीटों पर तो वो उम्मीद वैसे नहीं दिखती, लेकिन अररिया और खगड़िया में कल शाम तक क्लियर हो जाएगा कि जेडीयू ने कितना सहयोग किया, कितना गठबंधन धर्म निभाया। तो उनका समर्थन, जेडीयू के कैडर और वोटर का समर्थन संदिग्ध बताया जा रहा है भाजपा और लोजपा के उम्मीदवारों को। तीसरे फैक्टर पर आते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर यह है कि यदि आप राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से 3 सीट लेकर मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी जो वीआईपी पार्टी है, कुल जमा 26 सीटों पर जो राजद और राजद के कोटे से चुनाव लड़ने वाली वीआईपी, इन 26 सीटों में से जहां जहां राजद जदयू के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, उसमें जहानाबाद जैसे अपवाद को छोड़ दे, जहां राजद भारी पड़ता दिख रहा है, तो पूरे बिहार में कहीं राष्ट्रीय जनता दल जदयू के खिलाफ बहुत मजबूती से नहीं लड़ रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर आप देखें तो पहले चरण में आपने देख लिया कि राजद ने कैसी लड़ाई लड़ी, चाहे औरंगाबाद हो या नवादा हो। आगे आप देख रहे हैं कि बक्सर में कैसी लड़ाई राजद लड़ रहा है, सारण और पाटलिपुत्र में कैसी लड़ाई राजद बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। तो बीजेपी की सीटों पर और भी कई सीटें हैं। उजियारपुर में आज अमित शाह को आना पड़ा है अपने नायब मिनिस्टर, जूनियर मिनिस्टर, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के कैंपेन में, और वहां कितनी मजबूत चुनावी लड़ाई राजद लड़ रहा है यह बात पूरे बिहार को पता है। दरभंगा में भाजपा के खिलाफ कितनी मजबूत लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल के लोग लड़ रहे हैं, या मधुबनी में माइनॉरिटी कैंडिडेट, अल्पसंख्यक उम्मीदवार होने के बावजूद किस तरह से सांप्रदायिकता के नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है मधुबनी में, यह भी आप देख रहे हैं जहां जहां भाजपा के खिलाफ राजद लड़ रही है। लेकिन जहानाबाद के अपवाद को छोड़कर आप देख लीजिए जदयू की सीटों पर कैसे राजद चुनावी लड़ाई लड़ रही है। सीतामढ़ी को देख ले, वाल्मीकि नगर को देख ले, पूर्णिया में आपने देखा कि क्या क्या तेजस्वी यादव ने नहीं कहा। आप इसी तरह से देख सकते हैं कि मधेपुरा, सुपौल, कल ही जहां वोटिंग है, मधेपुरा, सुपौल और झंझारपुर, वहां देख सकते हैं कि कैसे चुनावी लड़ाई जदयू वाली सीटों पर राजद लड़ रही है।
भाजपा के खिलाफ बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। तो इसके संकेत क्या माने जाए? क्या राजद और जदयू अंदर खाने किसी प्रकार से किसी कथित राजनीतिक खेल में संलिप्त है? इंतजार कीजिए, कुछ दिनों के बाद यह तस्वीर भी आपके सामने आ जाएगी कि कौन कितने पानी में है, कौन किसके साथ क्या खेल रहा है या नहीं खेल रहा है। दोनों चीजें सामने होंगी। तो ये एक संकेत है। अब चौथे संकेत पर आते हैं। चौथा संकेत कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर की सीट पर दिया है, जहां नीतीश कुमार की भूजा पार्टी के सदस्य रहे और अब भूजा पार्टी से दूर कर दिए गए बताए जा रहे अशोक चौधरी जनता दल यूनाइटेड से आते हैं, कांग्रेस पार्टी से लाए गए हैं। उनकी बेटी संभवी चौधरी उन चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ रही है जिन चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की पार्टी को नंबर 3 पर विधानसभा में पहुंचाया। उनके पक्ष में नीतीश कुमार गए थे और उसी जिले से आने वाले नीतीश कुमार की छवि चमकाने वाले विभाग के मंत्री यानी सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री महेश्वर हजारी नदारद थे मंच से। कारण महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं संभवी चौधरी के सामने। तो नीतीश कुमार के सामने कौन सी परिस्थितियां हैं? नीतीश कुमार के सामने जो परिस्थितियां हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ संभवी चौधरी जिनको प्रधानमंत्री अपनी बेटी बता रहे हैं, उनके घर शादी में मोहन भागवत तक आते हैं। तो एक तरफ संभवी चौधरी जिनके प्रचार के लिए उन्हें जाना पड़ा, दूसरी तरफ सनी हजारी जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो इधर उधर गड़बड़ करेगा या कर रहा है चुनाव के बाद उससे मुक्ति पा लेंगे। अगर नीतीश कुमार को मुक्ति पानी होती, अगर नीतीश कुमार को अपने मंत्री पर कार्रवाई करनी होती तो अब तक वो महेश्वर हजारी को बर्खास्त कर चुके होते। मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है किसी मंत्री को बर्खास्त करना, अब तक वो बर्खास्त कर चुके होते, लेकिन नहीं किया। तो क्या माना जाए कि नीतीश कुमार की सहमति से कहीं महेश्वर हजारी ने अपने बेटे को कांग्रेस से चुनाव तो नहीं लड़वाया? जितने मुंह उतनी बातें हो रही है। और उस सीट पर बताया जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा हिस्सा संभवी चौधरी यानी लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के लिए उत्साहहीन है। तो उत्साहहीन है तो उसकी निष्ठा किस तरफ है? और क्या ये सारी बातें नीतीश कुमार की जानकारी में नहीं है? हो ही नहीं सकता कि नहीं हो। यह संभव ही नहीं है कि जो मुख्यमंत्री 19 साल से सत्ता पर काबिज हो, इतनी बड़ी चीज उसकी जानकारी में ना हो। तो कैसे मान लिया जाए? देखिए, नीतीश कुमार संतुलन की राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। राजद और भाजपा दोनों को संतुलन बनाकर रखते हैं और दोनों खेमों को अपने साथ रखते हैं। अगर नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी से तार जोड़ना होता है तो अशोक चौधरी और संजय झा एक्टिव कर दिए जाते हैं, और अगर नीतीश कुमार को राष्ट्रीय जनता दल से तार जोड़ना है तो बताया जाता है कि ललन सिंह, विजेंद्र यादव जैसे नेता कथित तौर पर एक्टिव कर दिए जाते हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह एक्टिव कर दिए जाते हैं, और नीतीश कुमार फिर जब मामला अंतिम दौर में पहुंचने की गुंजाइश दिखती है तो खुद एक्टिव हो जाते हैं। अब तक उनकी सत्ता चाहे इस खेमे से या उस खेमे से इसी संतुलन पर आधारित रही है। लेकिन जब अशोक चौधरी की बेटी उस लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़े जिसकी वजह से नीतीश कुमार की पार्टी की यह दुर्दशा हुई, क्या ये नीतीश कुमार बर्दाश्त करेंगे? इस सवाल में ही कई सारे जवाब छिपे हुए हैं। और पांचवें फैक्टर पर आते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर आप अब दिखाई देने लगा है कि 1 जून के बाद नीतीश कुमार क्या करेंगे। 1 जून को अंतिम चरण का मतदान है, 5-6 बजे शाम तक वोटिंग खत्म हो जाएगी। 4 जून को मतगणना होगी, लेकिन भूल जाइए 4 जून। 1 जून के बाद की जो परिस्थितियां हैं उस पर नजर रखनी इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि 1 जून को जब मतदान खत्म होगा तो इतना तो तय है कि जनता ने जिस प्रकार से मूड बना रखा है, या तो वो सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी या वो सरकार एनडीए गठबंधन की बनेगी। तीसरे चरण के चुनाव के बाद काफी चीजें स्पष्ट होंगी कि माहौल किस दिशा में जा रहा है। और तीसरे चरण के मतदान यानी कल जब वोटिंग हो जाएगी
उसके बाद जनता दल यूनाइटेड का सबसे स्ट्रांग होल्ड उधर से निकल जाएगा। उसके बाद नीतीश कुमार के पास लड़ने के लिए क्या है, जहां वो बहुत मजबूत है उन इलाकों में। नालंदा है अपना गृह जिला, वहां उनको भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है। वाल्मीकि नगर है जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी भीतरघात कर जा करके भी करने की स्थिति में नहीं हो सकती है। गोपालगंज की सुरक्षित सीट है, कोई चांस नहीं है किसी के लिए। सिवान की सीट है, सिवान की सीट भाजपा के चाहने न चाहने से नीतीश कुमार के कैंडिडेट को जीतना नहीं है, क्योंकि सिवान की सीट पर तो हिना साहब जैसे फैक्टर खड़े हैं। जहानाबाद की सीट है, वो इकलौती सीट दिखाई दे रही है जहां राष्ट्रीय जनता दल की साफ बढ़त जनता दल यूनाइटेड पर है। तो कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार के पास थर्ड फेज के चुनाव के बाद इस एनडीए गठबंधन के में चुनाव को लेकर उनके पास बहुत कुछ नहीं बचा हुआ है। सीतामढ़ी शिवहर की सीट है, तो शिवहर की सीट अगर जीतेंगे तो आनंद मोहन विनम्र हो गए तो जीत जाएंगे। आनंद मोहन के जिस प्रकार से जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो जारी रही तो उस सीट पे कुछ भी हो सकता है। सीतामढ़ी की सीट है, राष्ट्रीय जनता दल से चुनावी लड़ाई लड़नी है और जो खेल चल रहा है वो सबको पता है। तो सारा खेल कल के मतदान के बाद, तीसरे फेज के बाद अब सबकी नजर नीतीश कुमार पर होगी कि 1 जून के बाद वो क्या करते हैं। और 1 जून के बाद उनके लिए ये पॉलिटिकल कंपल्सन है, राजनीतिक मजबूरी है कि 1 जून के बाद नीतीश कुमार करें तो क्या करें। ये उनकी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है क्योंकि 1 जून के बाद ये परिस्थिति तो करीब करीब दिखने लगेगी कि 4 जून को क्या होगा। 4 जून को जो सरकार बनेगी, अगर इंडिया अलायंस की बनी तो राजभवन में इंडिया अलायंस द्वारा नियुक्त गवर्नर जितना जल्दी संभव होगा वो लालू यादव बुला कर ले आएंगे। और जब वो गवर्नर उधर से आ जाएंगे तो जनता दल यूनाइटेड की अभी जो हालात है, इस विधानसभा में जो जेडीयू की स्थिति है, उसमें जनता दल यूनाइटेड को राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तोड़ने की कोशिश होगी, पहली बात। दूसरी बात, यदि भारतीय जनता पार्टी आ गई, जिसकी संभावना कम दिखाई दे रही है अब, अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा तेजी से जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने की कोशिश करेगी। एक नाथ शिंदे के बहाने उनको मोहरा बनाकर उद्धव ठाकरे की विधायक दल को तोड़ा गया, सबने देखा कैसे तोड़ा गया। वो खेल बिहार में भी हो सकता है, यही खेल हिमाचल में दोहराने की तैयारी हो रही थी। लेकिन नीतीश कुमार आज की तारीख में इतने मजबूत नहीं है कि वो जनता दल यूनाइटेड को टूट से बचा सके। संतुलन की राजनीति की सीमा तभी होती है जब 243 सदस्यों की विधानसभा में आपके विधायकों की संख्या 70, 75, 80 पार हो। वो स्थिति नहीं है। 43-44 विधायकों में 2/3 का आंकड़ा कभी भी पूरा हो सकता है। तो ये संभावना नीतीश कुमार को साफ दिखाई दे रही है कि 4 जून के बाद उनकी पार्टी के साथ कौन कौन सा खेल कौन कौन से लोग कर सकते हैं। तो क्या इस खेल को नीतीश कुमार आंख मूंद कर होने देंगे? क्या नीतीश कुमार उद्धव ठाकरे हैं कि वो मुंबई में बैठे रहे और उनके विधायक एक एक कर पहले सूरत और फिर गुवाहाटी पहुंचाए जाते रहे? ये नहीं हो सकता। नीतीश कुमार को जानने वाले लोग जानते हैं कि मंच से भले ही वो 4000 सांसद जिता दे, किसी पर व्यंग करके 4000 जिता दे, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि वो अपने विधायकों को ये मौका देंगे। तो 1 जून के बाद 2 ही परिस्थितियां संभव है। पहला, नीतीश कुमार इस विधानसभा को खत्म करने की कोशिश करें और फ्रेश इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र के साथ और झारखंड के साथ हो जाए। दूसरा, नीतीश कुमार इस एनडीए अलायंस को टाटा बाय बाय कहने की हद तक चले जाएं। और दोनों ही काम के लिए परिस्थितियां उनके अनुकूल दिखाई दे रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव हार रही होगी तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा भंग करने की नीतीश कुमार के शर्त पर सहमत हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली भी गंवा दे और बिहार में अलायंस पार्टनर भी गंवा दे। दिल्ली के साथ साथ एक बड़े राज्य में जो सत्ता का साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक जो आधार होता है वोटर्स के बीच कि हमारे पास इतने बड़े बड़े राज्यों में सत्ता है, वो दोनों कोई नहीं गंवाना चाहेगा। इस तरह की राजनीतिक भूल कोई नहीं करता। और अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती हुई दिख रही है तब लालू यादव नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को तोड़ करके सरकार बना ले। फिर वो नीतीश कुमार के समर्थन में आ जाएंगे और नीतीश कुमार जो चाहेंगे लालू यादव से उस परिस्थिति में करा लेंगे।
कहने का मतलब कि जो काम नीतीश कुमार जनवरी महीने में नहीं करा पाए वो जून महीने में करा लेंगे। सियासत में सत्ता के लिए कभी आगे बढ़ना, कभी पीछे हटना, और उससे भी ज्यादा कि सत्ता एक ऐसे व्यक्ति को सौंप देना, एक ऐसी पार्टी को सौंप देना जिसके बाद सत्ता लंबे समय के लिए दूर हो जाए, ये कोई नहीं चाहता। और यही बिहार की वो राजनीतिक परिस्थितियां हैं जिसमें 1 जून के बाद हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल की शपथ नीतीश कुमार की, कल जो शपथ बतौर विधान परिषद सदस्य नीतीश कुमार लेने जा रहे हैं, कल की शपथ नीतीश कुमार को अगली राजनीतिक पारी खुलकर खेलने के लिए आजाद करने जा रही है। और उस आजादी का पहला नमूना तीसरे फेज के बाद संकेतों के रूप में दिखेगा, यानी कल शाम के बाद, और 1 जून के बाद खुलकर आपके सामने दिखेगा। तो दिल थाम कर इंतजार कीजिए और देखते रहिए कि अभी बिहार में कौन कौन सी राजनीतिक संधियां और दुर्विसंधियां होने वाली है, सत्ता किस दिशा में जा रही है। संकेत अभी से मिल रहे हैं, फैक्टर्स अभी से दिखाई दे रहे हैं। बस उनको डिकोड करने के लिए, उन परिस्थितियों को निर्मित होने के लिए जो सबसे बड़ा आधार चाहिए था, वो तीसरे चरण का चुनाव है। और यही तीसरे चरण का चुनाव पूरे बिहार की सियासी बिसात को काफी हद तक स्पष्ट करने जा रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।